वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं सोशलॉजी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएसई। हम कवर कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 सोशलॉजिकल थिंकर्स। उसमें जो पहले थिंकर हैं कार्ल मार्क्स के बारे में, उनकी थ्योरी हम देख चुके हैं हिस्टोरिकल मेटरलिज्म के बारे में। और प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया है मार्क्सिज्म वर्सेस लेनिनिज्म वर्सेस स्टालिनिज्म, और फिर हमने देखा माओइज्म के बारे में। ये टॉपिक स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, तो मैंने उसको कवर करने की कोशिश की थी। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे टॉपिक मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। आल्दो मैं मोड ऑफ प्रोडक्शन की जो थ्योरी है उसको हिस्टोरिकल मेटरलिज्म में कवर करा चुका हूँ, और मैं ये भी बता चुका हूँ हिस्टोरिकल मेटरलिज्म और मोड ऑफ प्रोडक्शन में डिफरेंस होता क्या है, ये कैसे अलग हैं। जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर कंप्लीट नहीं किए हों तो प्लीज़ आप वो लेक्चर पहले कंप्लीट करके आइएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। बात करें मोड ऑफ प्रोडक्शन की, तो मैंने आपको बताया कि मार्क्स 5 मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं। प्रिमिटिव कम्युनिज्म एक मोड ऑफ प्रोडक्शन, एंशिएंट स्लेव सोसाइटी दूसरा मोड ऑफ प्रोडक्शन, फ्यूडल सोसाइटी तीसरा मोड ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटलिस्ट सोसाइटी चौथा मोड ऑफ प्रोडक्शन और कम्युनिस्ट सोसाइटी पांचवा मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो अब आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, सर ये मार्क्स इसको डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं, ये कैसे पता कर लेते हैं ये सोसाइटी ऐसी है। तो मैं कहूंगा मार्क्स देखते हैं इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में। मोड ऑफ प्रोडक्शन देसी भाषा सब में समझे, सोसाइटी एट अ पर्टिकुलर स्टेज, एट अ पर्टिकुलर स्टेज मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में है, ठीक है, और उस टाइम पीरियड में उसके पास क्या अलग है दूसरे टाइम पीरियड की सोसाइटी से। तो पहला है फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा है रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स एक सोसाइटी अलग हो जाती है किसी दूसरी सोसाइटी से किसी दूसरे समय में, वो डिपेंड करती है फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन कैसे हैं और रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन कैसा है। मीन्स अगर मोड ऑफ प्रोडक्शन कोई ए है और दूसरा मोड ऑफ प्रोडक्शन बी है, तो समझिए एक सोसाइटी है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जिसका एक पर्टिकुलर फोर्स ऑफ प्रोडक्शन है और जिसका एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन है। बी एक अलग सोसाइटी है, बी एक अलग सोसाइटी है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जिसके एक पर्टिकुलर फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है, जिसका एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन है। अब फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में दो फैक्टर होते हैं, पहला होता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और दूसरा होता है लेबर पावर। ये कुछ नहीं, मार्क्स ने टेक्निकल टर्म दिए हैं, बहुत इजी थ्योरी है ये। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्लस लेबर पावर। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या आता है, रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी और लैंड। टेक्नोलॉजी मतलब मशीनरी। तो एक सोसाइटी में अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है तो मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो जाता है। अब दूसरी बात आई रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन की, या प्रोडक्शन रिलेशनशिप। इसमें पर्टिकुलरली हैव्स और हैव नॉट्स में मार्क्स देखते हैं। हैव्स में कहते हैं कि इनके पास ऑनरशिप है किसकी, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की। और लेबर पावर में कौन देखे जाते हैं, हैव नॉट्स। इसी को मार्क्स कह देते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, और ये कहते हैं हैव्स सुपर इंपोज कराते हैं डिवीजन ऑफ लेबर ऑन हैव नॉट्स। हैव्स कैसे हैं, काम नहीं करते, ये मैनुअल वर्क नहीं करते हैं, मैनुअल वर्क नहीं होता है हैव्स से। तो मैनुअल वर्क कौन करता है, हैव नॉट्स। और किसके लिए करते हैं, हैव्स के लिए। मीन्स अगर ये काम कर रहे हैं तो ये उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी बढ़ाने में मदद करते हैं। ये कुछ थ्योरी दी थी मार्क्स ने मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। तो फिर से देखते हैं, ये एक मोड ऑफ प्रोडक्शन है, ये 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 मोड ऑफ प्रोडक्शन है। अब इस पूरी थ्योरी को, इन पांचों मोड ऑफ प्रोडक्शन को चेंज होते हुए देखने की थ्योरी को कहा जाता है हिस्टोरिकल मेटरलिज्म। कि एमओपी 1, ये एमओपी 1 है, उससे एमओपी 2 पहुंचे, उससे एमओपी 3 पहुंचे, उससे एमओपी 4 पहुंचे, उससे एमओपी 5, और इनमें हुआ चेंज। आप देख रहे हैं, ये इससे चेंज हुआ, ये इससे चेंज हुआ, ये इससे चेंज हुआ, ये इससे चेंज हुआ, और इनको मिला के पढ़ने को जो थ्योरी है वो है हिस्टोरिकल मेटरलिज्म। मीन्स हिस्टोरिकल मेटरलिज्म जो थ्योरी है वो क्या पढ़ रही है, सोशल चेंज, सोशल डायनेमिज्म। और जबकि मोड ऑफ प्रोडक्शन जो थ्योरी है वो क्या पढ़ रही है, सोसाइटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टांस, सोसाइटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टांस विद पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी एंड पर्टिकुलर रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन। ये मैं आपको बस बताना चाहता था। ऐसे ये दोनों थ्योरी आपस में अलग हैं। मीन्स अगर आप हिस्टोरिकल मेटरलिज्म पूरा पढ़ चुके हैं तो आपने पांचों मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पहले पढ़ ही लिया होगा। तो अब आप मुझसे फिर एक क्वेश्चन करेंगे, सर जब आप पांचों मोड ऑफ प्रोडक्शन हमें पढ़ा ही चुके हैं, मैं एक एक मोड ऑफ प्रोडक्शन आपको डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप ये थ्योरी मुझे फिर से क्यों पढ़ा रहे हैं। तो मैं कहूँगा मार्क्स ने एक मोड ऑफ प्रोडक्शन और बताया था, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। इसके बारे में हमने चर्चा नहीं की, ये भी देखेंगे। फिर इंडियन सोसाइटी के कंटेक्स्ट में कहा जाता है इसमें है मल्टीपल मोड ऑफ प्रोडक्शन, मल्टीपल मोड ऑफ प्रोडक्शन, इसके बारे में भी देखेंगे। फिर एक और मोड ऑफ प्रोडक्शन है पीजेंट मोड ऑफ प्रोडक्शन, जिसके बारे में मार्क्स नहीं कह रहे, एक और सोशल थिंकर हैं वो बता रहे हैं, तो इसके बारे में देखेंगे। तो इसलिए मोड ऑफ प्रोडक्शन इस की टर्म को समझना बहुत जरूरी है। तो इसको हम समझ गए हैं इस फिगर के आधार पर कि मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। आप भी जब आंसर लिखें तो इसको
को जरूर बनाएं, तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। अब देखते हैं रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन में कैसे मार्क्स देखते हैं, इस इमेज को भी देखते हैं। मार्क्स कहते हैं एक बेस होता है, उसके ऊपर होता है सुपर स्ट्रक्चर। आप इसको ऐसे बनाइएगा ट्रायंगल में, नीचे मानिएगा बेस और ऊपर मानिएगा सुपर स्ट्रक्चर। फिर सुपर स्ट्रक्चर में लिख दीजिएगा मीडिया, रिलीजन, कल्चर, पॉलिटिक्स, फैमिली, एजुकेशन, ये सब यहाँ पे लिख दीजिएगा। बेस में लिखिएगा इकोनॉमी, ठीक है। तो बेस में इकोनॉमी का मीन्स हैव्स और हैव नॉट्स, इनके बीच रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन क्या है, मीन्स ये वाली बात देखी जाती है। और बेस में क्या देखा जाता है, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में किसकी ऑनरशिप है, बस इतना देखा जाता है। अब जल्दी से इनकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है मोड ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें मेनली 2 टर्म्स हैं, रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन और फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन में आप देखेंगे हैव्स और हैव नॉट्स, और फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में देखेंगे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, पर्टिकुलरली लैंड और टेक्नोलॉजी, और दूसरा है लेबर पावर। और लेबर पावर किसके द्वारा दी जाती है, हैव नॉट्स के द्वारा। और हैव्स का ऑनरशिप होता है किस पर, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे। इतनी ये थ्योरी और कुछ भी नहीं। और इन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज बनती हैं। मार्क्स डिफाइन द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड इन टर्म्स ऑफ वेरियस स्टेजेस विच ही रिफर टू एज मोड ऑफ प्रोडक्शन। अगर इवोल्यूशन की बात करें तो हम कहते हैं हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म। तो हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म में हमने वेरियस मोड ऑफ प्रोडक्शन में चेंज देखा था, और ये किसने बताया, मार्क्स ने। इस लाइन का मीनिंग ये है। मोड ऑफ प्रोडक्शन का मीनिंग क्या है, पर्टिकुलर सोशल फॉर्मेशन और सोसाइटी। पर्टिकुलर सोशल फॉर्मेशन और सोसाइटी। तो आप मुझसे पूछेंगे सर ये पर्टिकुलर की टर्म यहाँ पे क्यों दिया गया, ये पर्टिकुलर वर्ड यहाँ पर क्यों यूज किया गया। तो मैं आपको बताऊंगा, एक पर्टिकुलर मोड ऑफ प्रोडक्शन में एक पर्टिकुलर फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन होता है, एक पर्टिकुलर रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन होता है। एक पर्टिकुलर मोड ऑफ प्रोडक्शन में एक पर्टिकुलर फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन होता है। जैसे हैव और हैव नॉट्स बटे होते हैं किसमें, या तो मास्टर स्लेव्स में, या तो लॉर्ड और सर्व्स में, या तो प्रोलेटेरिएट और बुर्जुआ में। और ये जो थ्योरी है मोड ऑफ प्रोडक्शन की, ये मार्क्स किसके कंटेक्स्ट में दे रहे हैं, यूरोपियन सोसाइटी के कंटेक्स्ट में। ये भी आपको क्लियर हो, तो इन्होंने इसको रिफर्ड एज सोसाइटी और सोशल फॉर्मेशन कहा। जनरली मोड ऑफ प्रोडक्शन को इकोनॉमी या सोसाइटी एट ए पर्टिकुलर स्टेज, देखिए पर्टिकुलर स्टेज, तो ये जो की टर्म है आप याद रखिएगा, पर्टिकुलर। सोसाइटी तो है लेकिन एक पर्टिकुलर स्टेज पर है, और वो पर्टिकुलर स्टेज किससे गाइड हो रही है, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन से और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। मोड ऑफ प्रोडक्शन इन मेटेरियलिस्टिक कंटेक्स्ट रिफर्स टू हाउ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल गुड्स इज कैरिड आउट इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी। फिर वही बात, पर्टिकुलर सोसाइटी, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वही इकोनॉमी वाली बात, बेस वाली बात। एवरी मोड ऑफ प्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय सर्टेन फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। वही बात कि फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन से मोड ऑफ प्रोडक्शन डिफाइंड होता है। और फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या देखने को मिलता है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और लेबर पावर, यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। Forces of production also represents man's control over nature. All forces of production other than labor are refers to as means of production. तो forces of production क्या होते हैं, means of production plus labor power। इतनी सी बात है, ये कुछ नहीं टेक्निकल टर्म दे रखे हैं मार्क्स ने, आपको बस इनको लिख देना है आंसर में। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसको फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन ही लिखें। आपको इकोनॉमी की बुक में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिखा हुआ देख सकता है, तो आप अपने सोशोलॉजी में फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन ही लिखें, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अवॉइड करें लिखना, इसको आप अवॉइड करेंगे। इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज कैपिटल। तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में सबसे इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कैपिटल। दैट इज सेंट्रलिटी इन कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन इज कैपिटल। एक ही बात। इन फ्यूडल सोसाइटी मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज लैंड। तो जो यहाँ पर कैपिटल है, यहाँ पर लैंड है। जैसे आप इससे क्या समझ पा रहे हैं, जैसे जैसे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बदल रहे हैं वैसे वैसे मोड ऑफ प्रोडक्शन भी बदल जा रहे हैं, बस इतनी सी बात है। देखिए अब देखते हैं रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन कैसे बदले और कैसे सोसाइटी चेंज हो रही है। एज पर मार्क्स, प्रोडक्शन इज नेसेसरली इज सोशल एंटरप्राइज। इन ऑर्डर टू अंडरटेक प्रोडक्शन मैन मस्ट इंटर इनटू रिलेशन विद ईच अदर। तो अगर प्रोडक्शन करना है, नेचर को बदलना है, प्रोडक्शन मीन्स अल्टरिंग द नेचर, तो नेचर को अगर बदलना है तो समाज से जुड़ना पड़ेगा, और अगर समाज में जाना है तो एक पर्टिकुलर रिलेशन फॉलो होता है। These social relationship in which men enter into in order to produce are called relations of production। तो नेचर को बदलने के लिए या प्रोडक्शन सिस्टम में जाने के लिए जो भी रिलेशंस हैं उनको कहा गया रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। तो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन इसका मीनिंग क्या है, हाउ पीपल ऑर्गेनाइज देमसेल्फ अराउंड लेबर। तो लोग काम कैसे करते हैं। तो रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन क्या है, आपने देखे मास्टर्स और स्लेव बन जाते हैं जब भी प्रोडक्शन सिस्टम में जाते हैं, या फिर लॉर्ड्स और सर्व्स बन जाते हैं, या फिर वर्कर मत लिखिए, प्रोलेटेरिएट और बुर्जुआ बन जाते हैं। बस यही रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन है क्या, जी हाँ, ये मेजर रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन है। लेकिन आपको पता है कि हैव नॉट्स जो होते हैं वो और क्लासेस में डिवाइड होते हैं। ये फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस जो मार्क्स बता रहे हैं, फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस, तो ये भी रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन में काउंट हो जाएंगे कि हैव नॉट्स और कैसे डिवाइड हो रहे हैं।
तो डिवीजन ऑफ लेबर को भी आप इसी में देख सकते हैं, रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन में। तो मार्क्स डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में क्या कह रहे हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर जो है तो विल है हैव्स की इसके ऊपर, हैव नॉट्स के ऊपर। ये बेचारे जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे ही और हैव्स इनको बांट देंगे अलग अलग डेजिग्नेशन में, जिससे ये एक साथ ना हो पाए, यूनाइट ना हो पाए और हमारे खिलाफ रिवोल्ट ना कर पाए। तो रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन कैसे मीन्स ऑनरशिप कैसे अपनी क्लेम करते हैं, एक हो जाते हैं वर्कर, एक हो जाते हैं कैपिटलिस्ट। तो वर्कर कैपिटलिस्ट भी एक रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन है कि प्रोडक्शन करते वक्त या तो आप वर्कर हो सकते हैं या आप कैपिटलिस्ट हो सकते हैं, रिलेशन 1। दूसरा रिलेशन क्या हो सकता है, या तो आप वर्कर हो सकते हैं या आप मैनेजर हो सकते हैं। मीन्स ये जो रिलेशन है वो हैव नॉट्स के हैं। हैव नॉट्स आपस में कैसे रिलेट करते हैं, या तो आप वर्कर हो सकते हैं या मैनेजर हो सकते हैं, या आप वर्कर हो सकते हैं और दूसरा सामने वाला भी वर्कर हो सकता है। तो ये सब रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है। तो ये अगर बदल जाएंगे तो सोसाइटी भी बदल जाएगी। जैसे ये जो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है ये किस सोसाइटी के लिखे गए हैं, ये पर्टिकुलरली कैपिटलिस्ट सोसाइटी के लिखे गए हैं। अब मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि फ्यूडल सोसाइटी या फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन के रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन क्या है, फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन, फ्यूडल एमओपी। और मुझे कमेंट में बताइए स्लेव सोसाइटी के रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन क्या है, इसके भी रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टुगेदर द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन कंस्टिट्यूट द इकोनॉमी और बेस। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया बेस में क्या देखा जाता है, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। तो बेस में क्या देखा जाता है, पर्टिकुलरली इकोनॉमी, और इस बेस को इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहा जाता है टेक्निकल टर्म्स में। तो मार्क्स उसको इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहते हैं। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, सुपरस्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के जो ऊपर होता है उसको कहते हैं सुपरस्ट्रक्चर। मीन्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर से गाइड होता है उसको कहा जाता है सुपरस्ट्रक्चर, जो बेस से गाइड होता है उसको कहा जाता है सुपरस्ट्रक्चर। सुपरस्ट्रक्चर में क्या क्या देखने को मिल जाता है, देखिए सुपरस्ट्रक्चर में ये सब दिखेगा, गवर्नमेंट, फैमिली, रिलीजन, कल्चर, एजुकेशन। और ये किससे इन्फ्लुएंस होता है, इकोनॉमी। मीन्स अगर आपकी इकोनॉमी चेंज हो गई तो ये सब चेंज हो जाएगा। एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट दिखती है, एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में पर्टिकुलर टाइप ऑफ फैमिली दिखती है। जैसे फ्यूडल इकोनॉमी थी तो आपको ज्वाइंट फैमिली दिख जाती थी। जब इकोनॉमी कैपिटलिस्ट हो गई और इंडस्ट्रियलिस्ट हो गई तो फिर फैमिली न्यूक्लियर हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली ही सुटेबल है एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी के लिए। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप देखिए इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी, तो ये अगर कंपनी की बात है तो ये कौन सी सोसाइटी की बात हो रही है, पर्टिकुलरली कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ही देखने को मिलती हैं सभी कंपनीज। अब अगर इंश्योरेंस कंपनी बनी है तो ये इंश्योरेंस किसे बेचे जा सकते हैं, जो इनसिक्योर होगा। इनसिक्योर कौन होगा, जो न्यूक्लियर फैमिली में रह रहा होगा वही ज़्यादा इनसिक्योर होगा कि मेरे पास तो कोई कुशन है ही नहीं फैमिली का। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी को ग्रो होना है तो इधर फैमिली को न्यूक्लियर होना पड़ेगा, क्योंकि अगर फैमिली ज्वाइंट हो जाती है, अगर फैमिली ज्वाइंट हो जाती है तो एक बंदा इंश्योरेंस क्यों लेगा, वो कहे मेरे पीछे मेरी फैमिली खड़ी है, मैं कंपनी को क्यों रुपए दूं, मेरे साथ फैमिली है। तो एक सोसाइटी जैसे चेंज होती है, जैसे इकोनॉमी चेंज होती है, वैसे ही सुपरस्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। इस एग्जाम्पल से आपको पता लग गया होगा। तो इकोनॉमी को कहा जाता है बेस या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इन मार्क्सियन पार्लेंस। वेरियस अदर सोशल इंस्टीट्यूशन अदर देन इकोनॉमी इन इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इन मार्क्सिस्ट पार्लेंस आर रेफर टू एज सुपरस्ट्रक्चर। इकोनॉमी के अलावा जो भी कुछ है वो सुपरस्ट्रक्चर में डाल दीजिए एज पर मार्क्स। तो सुपरस्ट्रक्चर में क्या क्या आ सकता है, सुपरस्ट्रक्चर में आ सकता है आइडियोलॉजी एंड वैल्यूज। मीन्स आपका जो रिलीजन में आप देख रहे हैं वो लीजिए, या कल्चर में जो आप देख रहे हैं वो लीजिए। फैमिली, रिलीजन, पॉलिटिकल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम प्लस डेट 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 जो भी कुछ आ रहा है वो यहाँ पर है। लेकिन ये जब चेंज होगा तभी ये सब कुछ चेंज होगा। ये कौन कह रहा है, मार्क्स इन हिस्टोरी ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में अगर लिखने को आ जाए तो आप क्या क्या लिखेंगे, आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, फिर आप लिखेंगे रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, फिर आप ये डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पर आप चेंज के बारे में नहीं लिखेंगे, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के बारे में नहीं लिखने लगेंगे, आप पर्टिकुलरली मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में ही लिखेंगे। और स्टूडेंट्स करते क्या है, मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में आता है तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के बारे में लिख देते हैं, पांचों मोड ऑफ प्रोडक्शन डिफाइन कर देते हैं, जबकि उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। आप मोड ऑफ प्रोडक्शन की थ्योरी बताइए कि मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, उसके टेक्निकल टर्म्स क्या हैं जो मार्क्स ने दिए। जब हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के बारे में लिखने को आता है तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में लिख देते हैं। तो आपको ये नहीं करना है, आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए। सो एवरी मोड ऑफ प्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सर्टेन टाइप ऑफ बेस एंड करस्पॉन्डिंग सुपरस्ट्रक्चर। इस लाइन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो भी मोड ऑफ प्रोडक्शन आपने पढ़े हैं जितने भी, उनमें एक पर्टिकुलर टाइप का सुपरस्ट्रक्चर है और पर्टिकुलर टाइप का बेस है। पर्टिकुलर टाइप का सुपरस्ट्रक्चर है और पर्टिकुलर टाइप का बेस है। पर्टिकुलर टाइप का सुपरस्ट्रक्चर है, पर्टिकुलर टाइप का बेस है। पर्टिकुलर टाइप का सुपरस्ट्रक्चर है, पर्टिकुलर टाइप का बेस है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में पर्टिकुलर टाइप का सुपरस्ट्रक्चर है, पर्टिकुलर टाइप का बेस है। कम्युनिस्ट सोसाइटी में पर्टिकुलर टाइप का सुपरस्ट्रक्चर होगा, पर्टिकुलर टाइप का बेस होगा। तो सुपरस्ट्रक्चर में कम्युनिस्ट सोसाइटी में क्या देखने को मिलेगा,
रिलीजन देखने को मिलेगा? जी हाँ, मिलेगा। लेकिन ये जो रिलीजन होगा वो ट्रू रिलीजन होगा, ना कि फ़ाल्स रिलीजन। ये कौन कह रहा है? मार्क्स। स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज़ कर जाते हैं। तो फ़ाल्स रिलीजन क्या है? इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज़्म एज़ पर मार्क्स, ना कि एज़ पर मी। तो मोड ऑफ प्रोडक्शन हमने पढ़ लिए हैं। प्रिमिटिव कम्युनिज़्म, जिसमें एक एगालिटेरियन सोसाइटी देखने को मिलती है। ये बात मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। एंशिएंट स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शन में आपने क्या देखे? रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, मास्टर और स्लेव के बारे में देखा। और इसमें मास्टर्स क्या हैं? इनके पास है ओनरशिप ऑफ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन की, ये भी देखा। फिर फ्यूडलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें क्लासेस कौन सी हैं? फ्यूडल लॉर्ड्स और सर्व्स। तो ये हो गया रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। तो सर्व्स क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, ये वर्किंग क्लास है। और फ्यूडल लॉर्ड्स क्या हैं? ये लीजर वाले हैं। फिर उसके बाद आई कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें दो क्लासेस देखी, दो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन देखे। एक है बुर्जुआ और एक है प्रोलेटेरिएट। तो ये बेचारे हैव नॉट्स हैं, और ये जो हैं ये हैव, ये दीमक है, जोंक है। फिर उसके बीच एक ट्रांजिशनरी फेज में आता है, सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन भी लिखते हैं कुछ स्कॉलर्स इनको, लेकिन मैं मोड ऑफ प्रोडक्शन नहीं लिखूंगा इसको, क्योंकि ये मोड ऑफ प्रोडक्शन की डेफिनेशन में मैच नहीं कर पाता। इसको मैं सोशलिस्ट सोसाइटी लिख दूंगा, और ये ट्रांजिशनरी फेज में है। और उसके बाद आता है कम्युनिज्म या कम्युनिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पर क्लास इक्वलिटी की बात हो रही है, या नो क्लास इनइक्वलिटी। तो आपने देखा एक मोड ऑफ प्रोडक्शन जहाँ पे एगालिटेरियन सोसाइटी स्टार्ट होती है और लास्ट में एगालिटेरियन सोसाइटी बन जाती है, और यहीं पर मार्क्स कह देते हैं अब नया मोड ऑफ प्रोडक्शन नहीं देखने को मिलेगा, जो होना था वो हो गया, इससे अच्छी सोसाइटी आएगी नहीं, क्योंकि ये सबसे अच्छी सोसाइटी होगी। फिर लोग मोड ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करना ही नहीं चाहेंगे, या मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होगा ही नहीं, हिस्ट्री भी यहीं रुक जाएगी, हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म का कंसेप्ट भी यहीं रुक जाएगा, कोई सोशल चेंज होगा नहीं, राम राज्य आ गया, दुनिया चलती रहेगी। एज हिस्ट्री प्रोसीड्स मेंस कंट्रोल ओवर नेचर इंक्रीजेस। तो आपने देखा हिस्ट्री प्रोसीड्स का मतलब जैसे जैसे हम यहाँ पर जा रहे हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो रहे हैं, तो लोग नेचर पर कंट्रोल बढ़ा दे रहे हैं। तो आप देखिए इन्वायरमेंटलिज्म की भी बात यहाँ पर हो रही है मार्क्स की थ्योरी में, इन्वायरमेंटलिज्म की। तो आजकल बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट आपको मार्क्सिस्ट देखेंगे, वो बस इसी वजह से वो कह रहे हैं जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है वैसे वैसे इन्वायरमेंट पर आपका कंट्रोल बढ़ रहा है, और आप उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जैसे एक हैव नॉट को एक्सप्लॉइट करता है, वैसे ही एक हैव इन्वायरमेंट को भी एक्सप्लॉइट करता है। ये कौन कह रहा है? मार्क्सिस्ट। Thus, man and nature are also in state of constant struggle, and the development in the forces of production can be seen in terms of man increasing control over nature. यही बात मैंने आपको बताई। Every new mode of production displaces the earlier one because of various factors like inherent weakness of the system. अब देखिए ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं अगर एंशियंट स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शन से फ्यूडलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन आया होगा, ये जो चेंज हुआ होगा, ये क्यों हुआ होगा? यूं ही नहीं हो गया होगा। तो यहाँ से अगर यहाँ हुआ है ये सोसाइटी, तो ये क्यों हुआ होगा? क्योंकि इस सोसाइटी में कुछ वीकनेस रही, और इन वीकनेस को शायद पूरा करी होगी कौन? फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी। फिर इसकी वीकनेस इसने पूरी करी होंगी, फिर इसकी वीकनेस यहाँ पूरी होंगी, और सबसे लास्ट में सबकी वीकनेस एज पर मार्क्स कम्युनिस्ट ने पूरी कर दी। तो कम्युनिज्म में किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होगी, सब राम राज्य होगा। तो ये जो यहाँ पर सोसाइटी चेंज हो रही है, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो क्लास स्ट्रगल की मार्क्स बात कर रहे हैं, क्लास स्ट्रगल की बात यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्लास स्ट्रगल, पर्टिकुलरली कैपिटलिस्ट से जब हम जाएंगे किसमें? कम्युनिज्म में, तो यहाँ पर क्लास स्ट्रगल देखने को मिल जाएगा। तो एक मोड ऑफ प्रोडक्शन से दूसरे मोड ऑफ प्रोडक्शन जाते वक्त आपको क्लास स्ट्रगल भी देखने को मिलता है। तो अपने सिलेबस में एक टॉपिक है क्लास स्ट्रगल, तो आप इसको रिलेट करा सकते हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी से या हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म से भी। When a set of forces or relationship of production become obsolete, new ones come into picture. तो कोई चीज़ जब पुरानी हो जाती है तो नया तो आएगा। A revolution is required to change from one mode of production to other. रिवॉल्यूशन से क्या हो रहा है? एक मोड ऑफ प्रोडक्शन से दूसरे मोड ऑफ प्रोडक्शन में जा रहे हैं। लेकिन ये जो बात कही गई पर्टिकुलरली कैपिटलिस्ट से कम्युनिस्ट सोसाइटी में एंटर करने के लिए कही गई है। तो चेंज इन फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, क्लास स्ट्रगल से न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन, नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंफ्रास्ट्रक्चर और बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर। ये क्या बात है? अब हम देख रहे हैं मास सुपरस्ट्रक्चर और बेस में क्या रिलेशनशिप बता रहे हैं। मार्क्स सुपरस्ट्रक्चर और बेस में क्या रिलेशनशिप बता रहे हैं। वेरियस पार्ट्स ऑफ द सुपरस्ट्रक्चर आर शेप्ड बाय द बेस। मार्क्स कह रहे हैं बेस से ही सुपरस्ट्रक्चर गाइड होता है। इन अदर वर्ड्स, व्हाट टाइप ऑफ फैमिली, टाइप ऑफ लीगल सिस्टम एंड पॉलिटिकल सिस्टम इज देयर डिपेंड्स ऑन इकोनॉमिक सिस्टम। तो बेस ही डिसाइड करेगा कि आपके सुपरस्ट्रक्चर में क्या होगा। तो ये तो हो गया सुपरस्ट्रक्चर, ये हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर, या कहिए बेस या बेस। नेचर ऑफ बेस इकोनॉमी विल डिटरमाइन द नेचर ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ सुपरस्ट्रक्चर। तो इसका मैंने यहाँ पर मीनिंग बताई। अब देखते हैं कौन कौन सा। तो सबसे पहले उठाते हैं फैमिली। फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन में हमने क्या देखा? फैमिली थी ज्वाइंट और एक्सटेंडेड।
टू सर्व फ्यूडल लॉर्ड्स टू वर्क ऑन फील्ड्स। तो एक लॉर्ड पूरी फैमिली को बुला लेता था और काम कर लेता था। तो आप समझिए उस समय ज़रूरत थी इकोनॉमी को एक जॉइंट फैमिली की, तो जॉइंट फैमिली बनी रही। मीन्स बेस नहीं बताया कि सुपरस्ट्रक्चर कैसा होगा। फिर आया इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का दौर। मीन्स सोसाइटी फ्यूडल से हो गई कैपिटलिस्ट। तो अब देखते हैं कैसे बेस ने चेंज किया सुपरस्ट्रक्चर को। फैमिली क्या हो गई, ज्वाइंट से हो गई न्यूक्लियर। तो जो पहले ज्वाइंट थी, सोसाइटी चेंज होते ही या इकोनॉमी चेंज होते ही वो हो गई न्यूक्लियर। बेटर सर्व्स कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो न्यूक्लियर फैमिली क्या है, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अच्छी तरीके से सर्व करती है। क्यों, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। न्यूक्लियर फैमिली है, कहीं भी चल दो झोला उठा के। जियोग्राफिकल मोबिलिटी बढ़ जाती है, नई इंडस्ट्री सेटअप करी, चल दिए वहाँ चल देंगे। आल्सो अवॉइड कन्फ्लिक्ट। आप नए शहर में गए तो वहाँ पर विवाद ना हो। आपके 50 लोग एक फैमिली के रह रहे होंगे तो आपस में ही लड़के मर जाओगे। बेचारा कैपिटलिस्ट पैसा कहाँ से कमाएगा, वो आपके झगड़े ही निपटाते रहेगा। नहीं, आप 5 लोग रहेंगे, 4 लोग रहेंगे तो आप झगड़े करेंगे ही नहीं। दैट हैज टेंडेंसी टू अरोज इन एक्सटेंडेड फैमिली ड्यू टू अचीव्ड स्टेटस। मैंने आपको बता दिया कैसे कैपिटलिस्ट को नुकसान होता है, कैसे एक ज्वाइंट फैमिली से। और मैंने एक एग्जांपल दिया था कि इंश्योरेंस कंपनी सर्वाइव तभी करेगी जब फैमिली न्यूक्लियर हो जाएंगी। अगर फैमिली ज्वाइंट बनी रही तो आप एक इंडिविजुअल को डर बेच नहीं पाएंगे, जो कि बेचा जाता है एक इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। अब देखते हैं लीगल सिस्टम, जो भी पार्ट है किसका, सुपरस्ट्रक्चर का। फ्यूडल सोसाइटी में लीगल सिस्टम कैसा है, इंटरेस्ट ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स प्रोटेक्टेड बाय लीगल सिस्टम। तो लीगल सिस्टम किसके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहा है, फ्यूडल लॉर्ड्स के, ना कि आम जनमानस के। कहेंगे जरूरी है कि आम जनमानस के लिए कानून बना है, लेकिन वास्तव में ये फ्यूडल लॉर्ड्स के इंटरेस्ट ही सर्व कर रहा होगा। एग्जाम्पल जमींदारी सिस्टम, इन इंडिपेंडेंस इंडिया, मोनार्की। तो ये सब फ्यूडल लॉर्ड को ही मदद करने के लिए चीज़ें थीं। उसके बाद आई कैपिटलिस्ट सोसाइटी, मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज कर गया, इकोनॉमी मतलब चेंज कर गई। तो देखते हैं कैसे लीगल सिस्टम चेंज किया होगा। कैपिटलिस्ट सोसाइटी आई तो अब वो लैंड वैसी नहीं चाहिए, तो क्या हुआ, जमींदारी को एबॉलिश कर दिया गया और फिर कहा गया डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाएंगे। तो जमींदारी हटाई और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले आए। तो डेमोक्रेसी में रूल किसने किया, एलिट प्लूरलिज्म की आप जब थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में रूल कौन कर रहा है। वास्तव में क्या आप रूल कर रहे हैं, जो आप वोट डालने हर बार चले जाते हैं चुनाव में, क्या आप रूल कर रहे हैं? कभी भी सरकार ने आपसे कभी पूछा कि यार ये बताओ पॉलिसी कैसे रखें? वैसे है तो डेमोक्रेसी, लेकिन आपसे कभी पॉलिसी तो पूछी नहीं गई। तो आप जरा सोचिए, विचार करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपसे पूछ के किसी ब्यूरोक्रेट ने कोई पॉलिसी डिजाइन की, किसी नेता ने कोई लॉ बनवाया आपसे पूछ के। एजुकेशन सिस्टम, जो एक पार्ट है किसका, सुपरस्ट्रक्चर का। देखते हैं कैसे इकोनॉमी चेंज हो रही है, तो ये सुपरस्ट्रक्चर चेंज हो रहा है फ्यूडल सोसाइटी में। तो एजुकेशन सिस्टम एलिट के पास थी, जो जमींदार लोग थे, फ्यूडल लॉर्ड्स थे, वो ही पढ़ते थे। और जो सर्फ थे उन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वो फील्ड पर काम करते थे। और आर्टिसन थे, वो अपने हाथ की पढ़ाई पर विश्वास करते थे और हाथ से ही सब कुछ कर लेते थे, सीख जाते थे, एक्सपीरियंस पर ज़्यादा भरोसा करते थे। मीन्स फैमिली ही लोगों को सिखा देती थी, एक फॉर्मल एजुकेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी। फॉर्मल एजुकेशन बस एलीट क्लास ही लेती थी। आई कैपिटलिस्ट सोसाइटी। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या हो रहा है, मास प्रोडक्शन। मशीन पर चाहिए एक स्पेसिफिक बंदा, एक टेक्निकल कंपिटेंट बंदा, इसलिए मास बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। सब पढ़ो, सब शिक्षा अभियान अच्छी तरीके से पढ़िए और सब लोग बनेंगे क्या, लेबर फॉर जनरेटिंग स्किल्ड वर्कर्स। तो जब आप पढ़ जाएंगे, आप एक इंजीनियर बन जाएंगे, तो आप किसके यहाँ काम करेंगे, एक कैपिटलिस्ट के यहाँ। आप एक मैनेजर बन जाएंगे, किसके यहाँ काम करेंगे, एक कैपिटलिस्ट के यहाँ। आप एक साइंटिस्ट बन जाएंगे, किसके यहाँ काम करेंगे, एक कैपिटलिस्ट के यहाँ। आप एक लॉयर बन जाएंगे तो आप किसके यहाँ काम करेंगे, एक कैपिटलिस्ट के यहाँ। तो आप समझिए, आपको अगर पढ़ाया भी जा रहा है, मास एजुकेशन बोली भी जा रही है, सर्व शिक्षा अभियान, तो बस इसीलिए किया जा रहा है कि एक कैपिटलिस्ट चाह रहा है कि कुछ पढ़े लिखे लोग मुझे मिलें जो मेरी सेवा कर सकें, जो मेरी कंपनी को आगे बढ़ा सकें। ये कह रहा है कौन, मार्क्स, ना कि मैं। मार्क्सिस्ट थ्योरी गिव्स मोर एम्फेसिस ऑन इकोनॉमिक चेंजेस व्हेन असेसिंग सोशल चेंज। तो मैंने आपको बताया कि सोशल चेंज को अगर एसेस कर भी रहे हैं, वो अगर सोशल चेंज को एसेस कर भी रहे हैं, सोशल चेंज को एसेस कर भी रहे हैं, तो फोकस किस पर कर रहे हैं, इस बेस पर कि कैसे इकोनॉमी चेंज हो रही है, और उसके आधार पर कह दे रहे हैं कि कैसे सुपरस्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। ये रहा आपका क्रक्स इसका, मोड ऑफ प्रोडक्शन का। तो मार्क्स सोशल चेंज देख रहे हैं, व्हेन देयर इज चेंज इन फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। तो वो सोशल चेंज तभी देख पा रहे हैं जब ये सारी चीजें चेंज हो रही हैं। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि डर्कहाइम सोशल चेंज कैसे देखते हैं, मर्टन सोशल चेंज कैसे देखते हैं, वेबर सोशल चेंज कैसे देखते हैं, और मीड सोशल चेंज कैसे देखते हैं। चेंज इन प्रोडक्शन सिस्टम लीडिंग टू चेंज इन ह्यूमन इपक। ह्यूमन इपक का मीनिंग क्या है, इसको कहा गया ह्यूमन इपक। मीन्स मोड ऑफ प्रोडक्शन को ही ह्यूमन इपक कहा जाता है। युग कहिए, इपक कहिए, कुछ भी कहिए। और इसकी जो कंबाइंड स्टडी है, मीन्स पांचों मोड ऑफ प्रोडक्शन को जब देखेंगे
तो उसको कह दिया था हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। वेरियस एलिमेंट्स ऑफ सुपरस्ट्रक्चर जस्टिफाई, लेजिटिमाइज एंड हेल्प परपिचुएट द एग्जिस्टिंग अनइक्वल एक्सप्लॉइटेटिव अरेंजमेंट्स इन द बेस और इकोनॉमी। अब देखिए, जो भी सुपरस्ट्रक्चर बन रहा है, अगर जमींदारी सिस्टम एबॉलिश हो रही है और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन रही है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, ये क्यों किया जा रहा है? ये आपके भले के लिए नहीं किया जा रहा है, एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी को जिंदा रखने के लिए, उन कैपिटलिस्ट की मदद करने के लिए हो रहा है। ना तो आप समझ जाएं कि ये हम लोगों की मदद के लिए, नहीं। इन अदर वर्ड्स, दीज सुपरस्ट्रक्चर्स डेवलप ए स्टेबलाइजिंग इफेक्ट ऑन सोसाइटी। तो ये सुपरस्ट्रक्चर हैं, ये स्टेबलाइजिंग इफेक्ट सोसाइटी पर बनाते हैं। तो स्टेबलाइजिंग इफेक्ट से होगा क्या? हैव्स का जो रूल है वो लंबा चलेगा, स्टेबल बना रहेगा, हैव्स को कोई दिक्कत ही नहीं है। तो स्टेबलाइजिंग इफेक्ट में प्रॉब्लम किसको है? एज पर मार्क्स, हैव नॉट्स को। इसीलिए मार्क्स कहे जाते हैं कन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट। क्यों? मार्क्स कह रहे हैं ये स्टेबल दुनिया रहने ही ना दो, उसको खत्म करो दुनिया को, स्टेबिलिटी, और कन्फ्लिक्ट ले आओ और हैव नॉट्स आज़ादी पालेंगे। तो ये स्टेबलाइजिंग इफेक्ट किसको किसको बुरा लग रहा है? एक तो मार्क्स को, और मार्क्स कह रहे हैं ये बुरा लग रहा है किसको? हैव नॉट्स को। फिर से देखते हैं ये स्टेबलाइजिंग इफेक्ट कैसे आता है, मीन्स सुपर स्ट्रक्चर स्टेबलाइजिंग इफेक्ट कैसे लाते हैं, इसको भी देखते हैं। सुपर स्ट्रक्चर, उसमें सबसे पहले फैमिली सिस्टम। फैमिली सिस्टम रिप्रोड्यूसिंग लेबर्स फॉर हैव। तो फैमिली सिस्टम अगर है तो वो कर क्या रहा है? स्टेबल कैसे बना रहा है इस एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम को? वो स्टेबल ऐसे बना रहा है, वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, और रिप्रोड्यूस होके आ क्या रही है? वही हैव नॉट्स को रिप्रोड्यूस कर रहा है, रिप्रोडक्शन ऑफ हैव नॉट्स। लेबर को लेबर कौन बना रही है? फैमिली। अब कहेंगे सर मेरी फैमिली तो मुझे लेबर नहीं बनाती है। जब मार्क्स को पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि आप कैसे डे बाय डे लेबर बनते हैं। अभी मैं यहाँ पर ये बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम कैसे हैव्स की मदद करती है? पर्सनलाइज द फेलियर्स बट डोंट थ्रेटन एग्जिस्टिंग कैपिटलिस्ट सिस्टम। अब समझिए, आप एक क्या है? हैव नॉट। आप हैं पुअर व्यक्ति। अब पुअर का मतलब ये नहीं है आपके पास खाने को कुछ नहीं है, पुअर है रिलेटिवली किसके? हैव्स के कंपैरिजन में, क्योंकि वो तो बहुत जमा करके बैठे हुए हैं, तो इसलिए मार्क्स आपको करें हैव नॉट्स। तो अब आपको मिल गई है एजुकेशन। मान लीजिए आपके पास एजुकेशन में क्या क्या है? आपने किया है बीबीए, उसके बाद किया है एमबीए, और उसके बाद हैं आप जॉबलेस, या जॉबलेस नहीं, आप अंडर एम्प्लॉयड हैं, मीन्स आपको अच्छा पैसा नहीं दिया जाता। अब देखिए, जब आप शाम को थके हारे ऑफिस से आया करेंगे तो आप खुद से सवाल करेंगे, यार मुझे जॉब अच्छी क्यों नहीं मिली? तो आप फिर कहेंगे यार मुझे जॉब अच्छी इसलिए नहीं मिली क्योंकि शायद मेरी पढ़ने में कमी रह गई हो। तो आपने किसको दोषी ठहराया? अपने आप को। आपने अपने आप को दोषी कैसे ठहराया? क्योंकि आपको दी गई एक एजुकेशन, उस एजुकेशन में आप पिछड़ गए। तो आप ये नहीं समझ रहे हैं कि वो एजुकेशन देने वाला कौन है? हैव। आप अगर पिछड़े भी हैं तो हैव की वजह से, ना कि अपनी वजह से। ये थॉट आपके दिमाग में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि एजुकेशन आपके दिमाग में वो थॉट आने ही नहीं दे रही है। और अगर आप हैव्स के खिलाफ विद्रोह करेंगे नहीं, हैव्स की चालाकियां जानेंगे नहीं, तो आप सोसाइटी को स्टेबलाइजिंग इफेक्ट तो देंगे ही देंगे, आप रिवोल्ट तो करेंगे ही नहीं। ये कौन कह रहा है? मार्क्स, ना कि मैं। अब देखते हैं रिलीजन कैसे। तो हमने 3 सिस्टम देख लिए, फैमिली सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम और रिलीजन के बारे में और देखेंगे। अब फैमिली के बारे में आपको बताऊं कैसे करते हैं। आपकी फैमिली ने आपसे क्या कहा? बेटा पढ़ लो। पढ़ क्यों लो? नौकरी लगेगी, नौकरी। तो इसमें आप बनेंगे क्या? नौकर। किसके बनेंगे? हैव्स के। तो आपकी फैमिली आपके बर्थ से डेथ तक आपको क्या बनाना चाहती थी? बस नौकर। इसने आपको नौकरी के बारे में तो बताया, इसने कहा अच्छी सी एजुकेशन ले लो तो आपकी एक नौकरी लग जाएगी, लेकिन इसने क्या छुपाया, क्या नहीं बताया? इसने आपको ये नहीं बताया कि हैव्स के पास ही वेल्थ है, उनके पास ही धन दौलत है, आपके पास तो कुछ भी नहीं है। ये बात आपको पता ही नहीं। किसने नहीं बताई? फैमिली ने। तो ऐसे फैमिली आप ये बात छुपाती है और स्टेबलाइजिंग इफेक्ट देती है किसे? हैव्स को या सोसाइटी को। अब देखते हैं रिलीजन। रिलीजन विल जस्टिफाई एक्सप्लॉइटेशन बाय कैपिटलिस्ट और एक्सप्लॉइटेटिव अरेंजमेंट्स बाय बेस। तो रिलीजन जस्टिफाई करेगा कैपिटलिस्ट की एक्सप्लॉइटेशन को या एक्सप्लॉइटेटिव अरेंजमेंट्स हैं जो भी आपके इकोनॉमी में उसको। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मोस्ट रिलीजन्स जस्टिफाई एक्सप्लॉइटेशन एंड ऑपरेशंस। दुनिया में जितने भी रिलीजन हैं वो जस्टिफाई करते हैं किसको? एक्सप्लॉइटेशन और ऑपरेशंस को। जैसे हिंदू रिलीजन की बात करें, उसमें है नोशन ऑफ कर्म, कर्म की बात बहुत है। तो अगर आप पुअर हैं या रिच हैं तो जोड़ दिया जाता है कि आपके पुराने कुछ बुरे कर्म रहे होंगे पूर्व जन्म के। अब समझिए आप इस जन्म में हो गए हैं पुअर, हैव नॉट्स हैं, और आपसे कह दिया जाता है आप हैव इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि आपका पुराना जन्म खराब था। तो आप क्या नहीं जान पाए? आप ये नहीं जान पाए कि मैं पुअर हूं किसके कारण? कुछ हैव्स के कारण। उन हैव्स ने मुझे प्रॉपर सैलरी नहीं दी, उन हैव्स ने इन्फ्लेशन बढ़ा दिया, उन हैव्स ने मार्केट में कमोडिटी की वैल्यू कर दी, ह्यूमन की को डिवैल्यू कर दिया। ये चीज़ आप नहीं जान पाए। क्यों नहीं जान पाए? क्योंकि हैव ने एक चीज़ बनाई थी, रिलीजन, और उस रिलीजन में आपसे
झूठ बुलवा दिया गया। ये कौन बोल रहा है? कार्ल मार्क्स, ना कि मैं। रिलीजन हाइड्स द फैक्ट दैट इट इज कैपिटलिस्ट हु इज द रीजन फॉर दिस अनइक्वल सोसाइटी एंड मास पॉवर्टी। तो रिलीजन कभी नहीं कहेगा कि ये कैपिटलिस्ट है। आप कोई भी एक धर्म ग्रंथ उठा लीजिए, उसमें कभी भी ये लिखा हो कि सोसाइटी में इतना एक्सप्लॉइटेशन उन लोगों के कारण है जिनके पास सत्ता है, जिसके पास धन है, जिसके पास ऑनरशिप ऑफ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है। ऐसा किसी भी रिलीजन, किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट में नहीं लिखा होगा। इसी बात को हाईलाइट कर रहे हैं कौन? कार्ल मार्क्स। रिलीजन ऑफन ग्लोरीफाइज सफरिंग एंड पॉवर्टी। दूसरा, एक तो आपको सच्चाई बताता नहीं है रिलीजन, दूसरा आपकी पॉवर्टी को भी ग्लोरीफाई कर देता है। मतलब गरीबी है और उसको हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं। देखिए कैसे। पोर्ट्रेज वर्ल्ड टू डिवाइनली क्रिएशन एंड इफ यू आर पुअर इट इज गॉड्स विल। अब रिलीजन आपसे कहता है ये दुनिया तो भगवान ने बनाई है, भगवान द्वारा रचित दुनिया। अगर भगवान ने बनाई है और उसमें आप हैं, मीन्स आपको भी भगवान ने ऐसा रखना चाहा। भगवान चाह रहे हैं इसलिए आप हैं। तो एक आपने भजन सुना होगा, राजी तेरी रजा में। ये किसके द्वारा है? विनोद अग्रवाल जी के द्वारा। तो इस राजी तेरी रजा में आप जब भी अगली बार सुनिएगा और मार्क्स की इस थ्योरी को अप्लाई करिएगा। अब देखते हैं सुपरस्ट्रक्चर में गवर्नमेंट पॉलिसीज का क्या रोल है। लैंड एट चीपर रेट्स फॉर कैपिटलिस्ट। चीपर रेट्स पे लैंड किसे मिल जाती है? 1 रुपया एकड़। इसको? कैपिटलिस्ट को। आपको जो लैंड मिलेगी 10 लाख रुपया एकड़ या 20 लाख रुपया एकड़, वो कैपिटलिस्ट को मिल जाती है 1 रुपया एकड़ ऑन लीज। और आप तो लीज पर ले ही नहीं पाएंगे क्योंकि उसके लिए ब्यूरोक्रेसी बैठा दी है, वो आपको दौड़ाई रहेगी फाइल में। तो ये गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसे कैपिटलिस्ट को मदद कर देती हैं। कंसेशंस मिल जाते हैं, इंसेंटिव्स मिल जाते हैं। कंसेशंस किस में मिल जाते हैं? टैक्स में। टैक्स रिबेट्स मिल जाती हैं सीधी सीधी। सस्ता लोन मिल जाता है। तो जो गवर्नमेंट है वो प्रमोटिंग कैपिटलिज्म, तो ये कैपिटलिस्ट पॉलिसीज को प्रमोट करती है। कैसे? डाइल्यूशन ऑफ लेबर लॉज। लिबरल लॉज बना देते हैं। आप लेबर को एक्सप्लॉइट करिए, आप कभी जेल जाएंगे नहीं। आप 5 के आप 15 घंटा काम कराइए, आप उसमें लूपहोल ढूंढ लेंगे, हम आपको गिरफ्तार करेंगे ही नहीं, या आप गिरफ्तार हो ही नहीं पाएंगे, एक ही बात। तो इसको मार्क्स कह रहे हैं क्रॉनी कैपिटलिज्म। गवर्नमेंट और कैपिटलिस्ट मिल के काम करते हैं। तो आप ये की टर्म याद रखिएगा, क्रॉनी कैपिटलिज्म। Men are not driven by inner voices, as these voices are subdued by the material consideration and the social relations created by the dominant material relation। मान लीजिए आपको अंदर से आवाज आ रही है, यार कोई ना कोई तो मुझे परेशान कर रहा है, और मुझे परेशान करने वाले ये कौन है? हैव्स हैं। मान लीजिए आपके अंदर से आवाज भी आ गई, लेकिन आप उस पर एक्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों? आपकी उन आवाज को सबड्यू कर दिया जाता है। ये मटेरियल कंसिडरेशंस हैं, जैसे रिलीजन है, गवर्नमेंट है, सोशल रिलेशन है, मीन्स जो फैमिली है, और जो बनाई गई है इन डोमिनेंट मटेरियल रिलेशंस की वजह से। तो ऐसे आप सच्चाई को समझ ही नहीं पाते, या समझ पाते हैं तो एक्ट नहीं कर पाते हैं। तो जब तक समझ पाते हैं, एक्ट नहीं कर पाते, और जब एक्ट करने की सोचते भी हैं, तब तक आपकी उम्र निकल चुकी होती है। मार्क्स लिखते हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी पर बहुत लिखते हैं, एंड कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन पर कुछ ज़्यादा ही लिखते हैं। इसलिए हम लिखेंगे, पढ़ेंगे नेचर ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी एंड कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन और फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। इसके बारे में आपसे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन इज मोस्ट डिस्कस्ड बाय मार्क्स। ये सबसे ज़्यादा डिस्कस किया गया, तो इसलिए सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है। तो कैपिटल होती क्या है? अभी तक आप कैपिटलिस्ट 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 सुनते आए हैं। तो सबसे पहले कैपिटल देखते हैं। कैपिटल इज मनी इन्वेस्टेड फॉर प्रॉफिट। तो यहाँ पर 3 कीवर्ड हैं, मनी है, इन्वेस्टमेंट है और प्रॉफिट। आपके पास मनी होनी चाहिए, प्लस उसको आप इन्वेस्ट करें, रखें ना। और इन्वेस्ट किसके लिए करें? प्रॉफिट के लिए। तो जब आप तीनों काम करें तब आप कह दिए जाते हैं कैपिटलिस्ट। तो आप यहाँ पर इसका उल्टा सोचिए, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ही नहीं तब भी आप कैपिटलिस्ट नहीं है, चाहे आपके पास मनी भी हो और प्रॉफिट की सोच भी हो। चलिए, आपका मन भी है इन्वेस्टमेंट करने का और प्रॉफिट कमाने की सोच भी रहे हैं, और मनी ही नहीं है, तब भी आप कैपिटलिस्ट नहीं कहे जाएंगे। तीसरी केस देखिए, आपके पास मनी भी है, इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉफिट के लिए नहीं, तो भी आप कैपिटलिस्ट नहीं कहे जाएंगे। द कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय 2 मेन क्लासेस। तो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में 2 क्लासेस थी, बुर्जुआ और प्रोलेटारिएट। बुर्जुआ को कहा गया कैपिटलिस्ट क्लास, मीन्स इसके पास ये तीनों चीजें हैं, मनी भी है, इन्वेस्टमेंट भी करना चाहता है प्रॉफिट के लिए। तो ये कहा गया कैपिटलिस्ट क्लास। तो वो कौन थे उस समय? फैक्ट्री ओनर्स। तो कैपिटलिस्ट क्लास कौन सी हो गई? फैक्ट्री ओनर्स। तो ये फैक्ट्री पे फैक्ट्री खोल रहे थे, क्यों? कि मास प्रोडक्शन कर रहे थे, मास प्रोडक्शन से आया हुआ जो मनी है उसको दोबारा री इन्वेस्ट कर रहे थे, फिर उसको और बढ़ा रहे थे। दूसरी क्लास क्या है? प्रोलेटेरिएट, जिसे कहा गया वर्किंग क्लास। तो ये वर्क किसके अंडर कर रही है? इस कैपिटलिस्ट क्लास के अंडर वर्क कर रही है। कहाँ कर रही है? फैक्ट्री में, तो इसलिए इसको फैक्ट्री वर्कर्स भी कहा गया। तो यहाँ पर देखिए, एक ऑनर है और एक वर्कर। इसमें कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। रिलेशनशिप बिटवीन दीज 2 क्लासेस इज ऑफ म्यूचुअल डिपेंडेंस। देखिए, अगर कोई भी मोड ऑफ प्रोडक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो आप समझिए उसमें दोनों एंटागोनिस्टिक क्लास हैं, जो उसमें म्यूचुअल डिपेंडेंस होगा ही होगा। अब डिपेंडेंस किसका है? एक को चाहिए प्रॉफिट और दूसरे को चाहिए रोटी या लाइफ।
मीन्स एक को तो प्रॉफिट स्टैक पर है, लेकिन दूसरे के लिए तो रोटी स्टैक पर है या लाइफ स्टैक पर है। इसलिए वो आपके यहाँ काम करने के लिए आता है। उसका मन नहीं है काम करने का, लेकिन बेचारा करे क्या, मरता क्या ना करता। इसलिए इस कैपिटलिस्ट को भरपूर मात्रा में मिल जाते हैं वर्किंग क्लास पीपल, इसलिए म्यूचुअल डिपेंडेंस देखने को मिल जाता है। फिर कन्फ्लिक्ट भी है। कन्फ्लिक्ट क्यों है? क्योंकि कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइट करता है वर्किंग क्लास को, और जहां कहीं भी एक्सप्लॉइटेशन है वहां पर विद्रोह होगा, वहां पर विरोध के स्वर गूंजेंगे, इसलिए कन्फ्लिक्ट है। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं लॉ ऑफ डायलेक्टिक, जो दिए थे किसने? एंजल्स ने। इस पर हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। रिलेशन इज करेक्टराइज्ड बाय कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। जैसे मैंने आपको बताया, हर एक मोड ऑफ प्रोडक्शन में आपको कॉपरेशन भी दिखेगा और कॉन्फ्लिक्ट भी दिखेगा। इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन्ड बाय मेंबर्स ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास। तो यहाँ पर जलवा किसका है? कैपिटलिस्ट क्लास का। क्यों? क्योंकि इसने सब कुछ ऑन कर रखा है, जो भी सोसाइटी में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको। इट इज ए मार्केट बेस्ड इकोनॉमी और मार्केट सेंटर्ड इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को क्या कहा जाता है? मार्केट बेस्ड इकोनॉमी और मार्केट सेंटर्ड इकोनॉमी। मीन्स कैपिटलिज्म में मार्केट होना इंपॉर्टेंट है, खरीद बेच होनी चाहिए, तभी तो प्रॉफिट निकलेगा। मार्केट इज प्राइमरी मैकेनिज्म फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑल गुड्स। तो मार्केट में होता क्या? एक्सचेंज, सेलिंग और बाइंग। तो सेल कौन कर रहा है भाई? यहाँ पर सेल हो रहे हैं प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स किसके हैं? हैव्स के। और बाई कौन कर रहा है? पागल होके, हैव नॉट्स। एप्पल का मोबाइल 17 आ गया, लेने चले। 18 आ गया, लेने चले। 19 आ गया, हम लाइन में लगे। और बना कौन रहा है? एक व्यक्ति। ले कौन रहा है? हर एक पागल इंजीनियर, हर एक पागल मैनेजर, हर एक एबीपी, हर एक वीपी, इवन डायरेक्टर भी ले रहे हैं। कि मॉनेटरी वैल्यू इज असाइन टू ईच एंड एवरी प्रोडक्ट इन कैपिटलिस्ट मार्केट। सबके एक मॉनेटरी वैल्यू है। मॉनेटरी वैल्यू का मतलब क्या? तंबाकू की भी एक मॉनेटरी वैल्यू है, पानी की भी एक मॉनेटरी वैल्यू है। तो यूज वैल्यू से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। यूज वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन उसकी मॉनेटरी वैल्यू होगी। ऑल प्रोडक्शन इज कैरिड आउट फॉर सेल इन मार्केट। तो प्रोडक्शन किस लिए किया जाता है? कि हैव नॉट्स का भला होगा? नहीं, सेल करेंगे इसको। कहाँ पर? मार्केट में। ऑल गुड्स आर असाइंड मार्केट डिटरमाइंड मॉनेटरी वैल्यू। तो हर एक गुड्स को या कमोडिटी को जो वैल्यू असाइन की जाती है वो मार्केट के द्वारा असाइन की जाती है। और मार्केट कैसे असाइन करेगा? डिमांड एंड सप्लाई। तो कैपिटलिस्ट सिस्टम में आपको क्या देखने को मिलेगा? डिमांड एंड सप्लाई बहुत दिखेगी। यहाँ पर यूज वैल्यू के आधार पर नहीं है कि अगर पानी जान बचा रहा है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। नहीं, पानी की डिमांड है और सप्लाई है, उस आधार पर पानी की वैल्यू डिसाइड होगी। वहीं बात करें इन प्री कैपिटलिस्ट टाइम, ए लॉट ऑफ प्रोडक्शन वाज मींट फॉर सेल्फ कंजप्शन। पहले जो प्रोड्यूस करते थे आर्टिसन लोग, वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस करते थे, या तो एलीट लोगों को देते थे या खुद ही कंज्यूम कर लेते थे। जबकि यहाँ पर किसकी बात हो रही है? मार्केट कंजम्पशन और मार्केट में सेल की। बट नॉट द केस इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या, मैंने आपको बताया, मार्केट कंजम्पशन या मार्केट सेल की बात। अब देखते हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी में एक्सचेंज सिस्टम कैसा है, कैसी चीज़ों को बेचा या खरीदा जाता है। यहाँ पर जो सर्किट लगता है एमसीएम सर्किट है, एमसीएम। और एमसीएम नहीं, इसको कहिए एमसीएम डैश। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। एक प्रोडक्ट है, उसको खरीदा एम प्राइस में, तो वो कमोडिटी खरीद ली एम में, और जब मार्केट में गए उसको एम डैश में बेच दिया, और एम डैश माइनस एम, ये हो गया आपका प्रॉफिट। तो कमोडिटी तो थोड़ी देर के लिए रख ही, बस डिमांड सप्लाई से हमने उसके प्राइस बढ़ा दिए और वही अपने को प्रॉफिट। ये कहानी है कैपिटलिस्ट मार्केट। सच दैट एम डैश इज मोर देन एम। तो एम डैश से ज़्यादा है, क्योंकि डिमांड सप्लाई का खेल है। मनी टू बाई मोर मनी। तो आपके पास पहले एम मनी थी जिससे आपने सी खरीदा, और उस सी की वैल्यू आपने एम डैश कर डाली। तो आप उसी मनी से, वो एम मनी क्या बन गई? एम डैश मनी। बस कुछ समय का फेर है। तो एम डैश माइनस एम, आपको क्या मिल गया? प्रॉफिट। तो आप समझिए, अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो आपके पास एक एम मनी होनी चाहिए। तो अगर आपके पास एम है तो आप एक कैपिटलिस्ट हैं, बस आप उसको इन्वेस्ट करिए और एम डैश बनाइए, यही कहानी है। कम सी से यहाँ कोई मतलब नहीं, कम्युनिटी से यहाँ कोई मतलब नहीं। वो कम्युनिटी घर पे नहीं लेके जाते, वो घर पे क्या लेके जाते हैं? एम डैश। पैसा खा लेंगे। प्रॉफिट इज अगेन री इन्वेस्टेड। और ये एम डैश आया, ये फिर एम डैश से फिर कुछ सी खरीदेंगे, उसको बनाएंगे एम डबल डैश, फिर प्रॉफिट निकल आएगा। फिर प्रॉफिट क्या होगा इस बार? एम डबल डैश माइनस एम डैश। तो ये कुछ सी डैश आ गया, ये कुछ प्रॉफिट आ गया। ऑल मनी इज नॉट कैपिटल। तो मैंने आपको बताया जितनी भी मनी है वो कैपिटल नहीं होती है। मनी के लिए क्या होना चाहिए? दो बातें और लिखिए, इन्वेस्टमेंट, मनी प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट ओरिएंटेशन। ये तीनों चीजें जब साथ में आती हैं तभी कैपिटलिस्ट कहा जाता है। कैपिटल इज दैट मनी विच इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड फॉर सेल इन मार्केट टू अर्न प्रॉफिट एंड अगेन इज री इन्वेस्टेड। तो आपने एक बार प्रॉफिट कमा लिया और मनी को रख लिया, फिर भी आप कैपिटलिस्ट नहीं कहे जाएंगे। कैपिटलिस्ट बस वही है जो मार्केट में दोबारा पैसा लगाता रहे। तो आप क्या कैपिटलिस्ट है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। द बुर्जुआ होल्ड्स द पावर टू डिक्टेट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन। तो बुर्जुआ क्या करता है? ये सब कुछ बताता है प्रोडक्शन के बारे में। फ्रॉम द टाइप एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स टू द टेक्नोलॉजिकल मीन्स यूज्ड।
जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में लगेगा, जो भी मशीन लगेगी, वो सब बुर्जुआ बताता है। तो कौन नहीं बताता है? वर्कर बेचारा कुछ भी नहीं बताता। उसे कह दो ये करना है, वो करने लगेगा। उसे कहो नट बोल्ट कसना है, वो बेचारा वो करने लगेगा। उसे कुछ भी मतलब नहीं, उसे मीन्स बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं है एक कैपिटलिस्ट सिस्टम में, बिकॉज देयर प्राइमरी गाइड इज द प्रॉफिटेबिलिटी सिग्नल्ड बाई मार्केट नीड्स। वेज बेस्ड लेबर, लेबर पावर इज बॉट एंड सोल्ड इन लेबर मार्केट्स। यहाँ पर कैपिटलिस्ट सिस्टम में लेबर के भी मार्केट्स हैं, मीन्स लेबर भी खरीदी बेची जाती है। समझिए, लेबर क्या होता है? ह्यूमन। तो ह्यूमन को भी खरीदा बेचा जाने लगा इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। तो ये अपने आप को कहते हैं क्या? बहुत मॉडर्न सोसाइटी। सोच लीजिए आप कितने मॉडर्न हैं। मेंबर्स ऑफ प्रोलेटारिएट सेल देयर लेबर इन द लेबर मार्केट इन रिटर्न फॉर मॉनेटरी वेजेस। तो बेचारा एक वर्किंग क्लास का व्यक्ति या प्रोलेटारिएट क्यों जाता है? मॉनेटरी वेजेस के लिए जाता है। मेंबर्स ऑफ प्रोलेटारिएट आर फॉर्मली फ्री। ये कहे रिटर्न में तो फ्री कहे जाते हैं कि अरे आप फ्री हैं, आपको तो हमने डेमोक्रेसी दे दी, इक्वलिटी दे दी, ये सब बातें लिख दी आपके लिए, तो आप तो फॉर्मली तो हो गए फ्री। एंड कैन सेल देयर लेबर पावर टू वन और द अदर कैपिटलिस्ट। अब समझिए, ये बेचारा फॉर्मल फ्री व्यक्ति ये करेगा क्या? लास्टली वो तो एक कैपिटलिस्ट वन के हाथों में जाएगा, या कैपिटलिस्ट टू के हाथों में जाएगा, या कैपिटलिस्ट थ्री, या कैपिटलिस्ट फोर, डेड डेड डैश जाएगा किसी कैपिटलिस्ट के हाथों ही। तो एक आपने कहावत सुनी होगी हिंदी में, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, उसे तो कटना ही है। तो ये कहानी है बेचारे एक वर्कर की। बट स्टिल देयर फ्रीडम इज कंस्टेंट बाई सियर डिपेंडेंस ऑन कैपिटलिस्ट क्लास। तो एक बेचारे वर्कर को डिपेंड होना पड़ेगा ही किस पर? एक कैपिटलिस्ट पर। और कैपिटलिस्ट क्या करेगा? उसका एक्सप्लॉइटेशन। तो आप कह जरूर दिए गए हैं फ्री, आप कह जरूर दिए गए हैं डेमोक्रेटिक सोसाइटी, लेकिन आपका तो होना है शोषण। और शोषण कौन करेगा? वही दो चार गिने हुए कैपिटलिस्ट। ये कौन कह रहा है? मार्क्स, ना कि मैं। द सरप्लस वैल्यू ऑफ लेबर इज अप्रोप्रिएटेड एज प्रॉफिट बाय द बुर्जुआ। ये भी बात समझिए। जो बेचारा लेबर एक्स्ट्रा घंटे काम कर देता है, जैसे मान लीजिए लेबर को काम करना था 5 घंटे और आपने उसको एक्सप्लॉइट करके काम कराया 15 घंटे, ये जो 10 घंटे का काम है ये ही प्रॉफिट है किसका? एक बुर्जुआ का। तो ये जो 10 घंटा है इसमें हुआ क्या? एक्सप्लॉइटेशन। तो जितना ज़्यादा बुर्जुआ बढ़ेगा, जितना ज़्यादा उसके पास मॉनेटरी पावर बढ़ेगी या वेल्थ उसकी बढ़ेगी, उतना ही ज़्यादा बेचारा लेबर एक्सप्लॉइट होगा। ये 10 से 11 घंटे फिर काम करेगा, 11 से 12 घंटे करेगा, 12 से 13 घंटे करेगा। और जितना ज़्यादा लेबर काम करेगा उतना ही कैपिटलिस्ट बढ़ता जाएगा। तो एक कंसेप्ट है मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में, क्वाइट क्विटिंग। क्वाइट क्विटिंग ये कंसेप्ट है। आप उतना ही काम करिए जितना ज़रूरत है। सुबह शाम कंप्यूटर पर लगे मत रहिए, मेल देख रहे हैं, फाइल बना रहे नहीं, क्योंकि आप जितना भी काम करेंगे क्या होगा? कैपिटलिस्ट के हाथों में पैसा पहुंचेगा। और कैपिटलिस्ट क्या करेगा? उन पैसे की एक दिन मशीन ले आएगा, एक टेक्नोलॉजी खरीद लेगा और पकड़े और कह देगा नहीं अब आपकी कोई जरूरत नहीं, अब आप जाइए। मतलब आप अपनी कब्र खुद ही खोद रहे हैं उस कैपिटलिस्ट के हाथ यहाँ। तो आप थोड़ा काम करिए, चुपचाप अपने काम को बंद कर दीजिए, इसलिए इसको कहा गया क्वाइट क्विटिंग। एग्जाम्पल्स, रॉ मटेरियल विद ₹300 इज सोल्ड इन मार्केट एट ₹1000। अब समझिए, अगर 300 का कोई प्रोडक्ट है और वो 700 में बिक रहा है, तो ₹700 इज वैल्यू ऑफ लेबर, बट कैपिटलिस्ट वॉन्ट बी गिविंग ऑल टू लेबर, ही इज अर्निंग प्रॉफिट हियर। तो 300 का प्रोडक्ट जब 1000 में बिका तो इसको 700 का प्रॉफिट हुआ। तो ये प्रॉफिट वास्तव में हर एक लेबर के हाथों में जाना चाहिए, ये लेबर को नहीं दे रहा। क्यों लेबर के हाथों में क्यों जाना चाहिए? क्योंकि लेबर ही इसको बनाया था, उसने ही मशीन पर इसको बनाया था, तो उसका प्रॉफिट भी मिलना चाहिए, लेकिन वो कैपिटलिस्ट अपने जेब में डाल लेता है। तो कैपिटल की एक और डेफिनेशन देते हैं मार्क्स, ये भी बहुत अच्छी डेफिनेशन है। कैपिटल इज बेसिकली अनगिवन मनी टू लेबर। अब देखिए ये क्या है, 300 का प्रोडक्ट था, 1000 में बेचा, तो 700 रुपये उसके पास आए। अब ये मैंने आपको बताया कैपिटलिस्ट क्या करेगा? री इन्वेस्ट करेगा, ये 700 रुपये री इन्वेस्ट कर देगा मार्केट में। तो जो ये री इन्वेस्टमेंट है 700 रुपये का, ये क्या हुई? इसकी इनिशियल कैपिटल फिर से हो गई इनिशियल कैपिटल। तो मार्क्स कह रहे हैं ये जो कैपिटल है वास्तव में ये अनगिवन मनी है। किसको? लेबर को। लेबर से जो चुरा लिया गया, लेबर को जो नहीं दिया गया, वो ही कैपिटल होती है। तो कैपिटलिस्ट जितना भी बढ़ता हुआ दिख जाए तो आप समझ जाना उसके नीचे वाले लोग उतने ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं। प्रॉफिट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड कैपिटलिज्म, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कैपिटलिस्ट ट्राइज टू इंक्रीज दिस सरप्लस और प्रॉफिट बाय रिड्यूसिंग वेजेस। दूसरा तरीका क्या कहते हैं कैपिटलिस्ट की? यार अपना फायदा बढ़ाना है तो वेजेस घटा दो या वर्किंग आवर्स बढ़ा दो। तो बेचारे लेबरर्स का क्या होगा? एक तो वेज घट सकते हैं उनके प्रॉफिट के चक्कर में, उनके बेचारों के वेज घटाए जा सकते हैं और वर्किंग आवर्स बढ़ाए जा सकते हैं। इन दोनों में कुछ होता रहता है। द कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन इज आल्सो एसोसिएटेड विद वेरी हाई डिग्री ऑफ एलिनेशन। अब देखिए कैपिटलिज्म में आपको एलिनेशन दिखेगा बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा पहले किसी भी मोड ऑफ प्रोडक्शन में नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखेगा? पहले इतना शोषण होता ही नहीं था। फ्यूडलिज्म में भी फ्रीडम थी, स्लेव सोसाइटी में भी फ्रीडम थी। तो जो पुराना स्लेव है वो आज के इंजीनियर, आज के मैनेजर से अच्छा था। ये कौन कह रहा है? कार्ल मार्क्स। क्योंकि आज का जो
इंजीनियर और मैनेजर है, कैपिटलिस्ट के यहाँ काम करने वाला वर्कर है, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड है। उसके काम से ही कैपिटलिस्ट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दिन दुगनी और रात चौगनी जो तरक्की चल रही है कैपिटलिस्ट की, वो किसकी मेहनत की वजह से चल रही है? एक बेचारे इंजीनियर, एक बेचारे मैनेजर, एक बेचारे साइंटिस्ट की वजह से। वर्कर्स आर नॉट सेटिस्फाइड एंड डू नॉट फाइंड वर्क सेटिस्फाइंग। तो एलिनेशन क्यों है? क्योंकि बेचारे जो वर्कर हैं, पहली बात तो वो सेटिस्फाइड नहीं है उस वर्क से, क्योंकि उन्हें बेचारों से कुछ पूछा ही नहीं जाता है, क्या प्रोडक्ट बनना है, किस मशीन पर बनना है, ये सब एक कैपिटलिस्ट तय करता है। उस बेचारे वर्कर से कुछ भी नहीं पूछा जाता, वो तो बस एक असेंबली लाइन पर खड़ा होकर प्रोडक्ट को बनाए पड़ा रहता है। क्रॉनिक कैपिटलिज्म, फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म पैटर्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो क्रॉनिक कैपिटलिज्म में क्या है? कैपिटलिस्ट प्लस गवर्नमेंट का, कैपिटलिस्ट प्लस गवर्नमेंट, चोर चोर मौसेरे भाई, ऐसा कुछ कह रहे हैं कौन? क्रॉनिक कैपिटलिज्म में कौन? कार्ल मार्क्स। तो या तो कहिए क्रॉनिक कैपिटलिज्म, या कहिए एक्सप्लॉइटेटिव कैपिटलिज्म, या कहिए एलिनेटिंग कैपिटलिज्म, एक ही बात है। कोई भी टर्म आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जा सकता है। अभी तक हमने देखा कैपिटलिज्म के बारे में विद रिस्पेक्ट टू द व्यू पॉइंट ऑफ कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स क्या कह रहे हैं कैपिटलिज्म के बारे में, ये देख लिया, लेकिन ये कैपिटलिस्ट क्या कह रहे हैं उस कैपिटलिज्म के बारे में, ये भी देख। ये कैपिटलिस्ट कहते हैं टैलेंट इज नॉट अबाउट टैलेंट। ये कह रहे हैं टैलेंट, ऐसा कुछ उसमें टैलेंट जैसा होता नहीं, बट एबिलिटी टू जनरेट मैक्सिमम सरप्लस। टैलेंट वही है जिसमें सरप्लस ज़्यादा आए, जो ज़्यादा सरप्लस ले आए वही टैलेंटेड है इन कैपिटलिस्ट की नज़रों में। मीन्स जो ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर ले वही टैलेंटेड है, कौन? एज पर द व्यू पॉइंट ऑफ कैपिटलिस्ट। अभी तक हमने देखा कैपिटलिज्म के बारे में, और उस कैपिटलिज्म को पर्टिकुलरली बता रहे थे कौन? कार्ल मार्क्स। लेकिन कैपिटलिज्म को कैपिटलिस्ट कैसा मानते हैं वो भी देखते हैं। कैपिटलिस्ट कहते हैं टैलेंट इज नॉट अबाउट टैलेंट बट एबिलिटी टू जनरेट मैक्सिमम सरप्लस। बोले टैलेंट ऐसा कुछ होता नहीं है, आपकी डिग्री टैलेंट नहीं है, टैलेंट बस वही है जिससे आप मैक्सिमम सरप्लस निकाल पाए। मीन्स इनकी नज़र में टैलेंटेड वही है जो सरप्लस निकाल पाए। और सरप्लस कैसे निकाला जा सकता है? एक्सप्लॉइटेशन करके। तो जो ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन कर ले वो ही है टैलेंटेड एज पर कैपिटलिस्ट। प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज लेजिटिमेट इन कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिस्ट ये कह रहे हैं हमारा तो जो प्रॉफिट है वो लेजिटिमेट है। अब लेजिटिमेट कैसे है? क्योंकि हम तो कंपटीशन के साथ करते हैं, इसको कहा गया कम्पिटिटिव कैपिटलिज्म, कम्पिटिटिव कैपिटलिज्म। और कहा गया डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म, इसलिए हमारे कैपिटलिज्म में सबको जगह है, आप गरीब हैं आप भी आइए, बाजार में बैठिए, सामान लाइए। इंक्लूसिव कैपिटलिज्म, ये कह रहे हैं मेरे कैपिटलिज्म में सभी को इंक्लूड किया जाता है, प्रोडक्ट आपको भी दिए जाते हैं, इवन आप गरीब हैं तो आपको भी सपोर्ट किया जाता है हमारे कैपिटलिज्म में, इसलिए हमारा कैपिटलिज्म लेजिटिमेट है। तो ये जो कुछ, अगर आपको कैपिटलिस्ट व्यू पॉइंट से लिखना है तो आप कुछ की टर्म्स ले सकते हैं, कम्पिटिटिव कैपिटलिज्म, डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म, इंक्लूसिव कैपिटलिज्म। जब भी आंसर आपको मार्क्स के व्यू पॉइंट से लिखना हो तो आप लिखेंगे एक्सप्लॉइटेटिव कैपिटलिज्म, एलिनेटिव कैपिटलिज्म। तो ये दो व्यू पॉइंट रहे, कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स रहे कैपिटलिज्म के बारे में। कल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, सम अदर मार्क्सिस्ट कंसेप्ट्स रिलेटेड विद मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड कैपिटलिज्म। तो एमओपी को आप समझिए, मोड ऑफ प्रोडक्शन। जो बचे हुए कंसेप्ट्स हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन के वो कल के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। उससे पहले आप प्रीवियस सभी लेक्चर से रिवाइज करके आइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू। मैं बात करना चाहूंगा आपके डाउट क्लेरिफिकेशन के बारे में। आपको कोई डाउट है इस कोर्स में तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देखिए और उस गूगल फॉर्म में अपने डाउट्स को आप पुट कर दीजिए। एक किसी पर्टिकुलर लेक्चर में जो आपके एजुकेटर होंगे वो उन डाउट्स को एक साथ क्लियर कर देंगे और उस लेक्चर के बारे में आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर शिक्षा सेतु टीम के द्वारा। अदर देन दिस आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी, जो कि एक इंटरेक्शन पॉइंट होगा सभी स्टूडेंट्स का, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदर देन दिस आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले लेक्चर्स के बारे में पता चलता रहे।